हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं 23 और 24 जनवरी के करंट अफेयर्स को। आज 24 जनवरी है, 23 और 24 जनवरी दोनों दिनों का करंट अफेयर हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में स्टीफास्ट डिफेंडर अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो देखिए, स्टीफास्ट डिफेंडर अभ्यास जो है इसका आयोजन किया गया है अभी नाटो के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये जो नाटो है, नाटो की बात करें हम तो नाटो की जो फुल फॉर्म है ये हो जाएगी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें कुल 31 देश हैं। अभी जो 31वां देश बना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो कौन बना? फिनलैंड बना। 31वां देश कौन बना? नाटो का सदस्य फिनलैंड बना। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाए तो हेडक्वार्टर हो जाता है ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम में है। ठीक है, और स्थापना कब होती है? 1949 में होती है। तो ये जो स्टीफास्ट डिफेंडर 2024 वार एक्सरसाइज है जिसे कि नाटो ने आयोजित किया, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य हो जाएगा कि रशिया के साथ अगर कभी ऐसी स्थिति बनी कि कोई बड़ा युद्ध लड़ना पड़ा तो अमेरिका जो है, अमेरिका यूरोपीय देशों की मदद करने के लिए कुछ स्पेशल एफर्ट कर सके। इसलिए ये जो है नाटो ने, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके जो भी सदस्य देश हैं यूरोप की मदद कर सकें, इसलिए ये आयोजन किया गया है स्टीफास्ट डिफेंडर वॉर एक्सरसाइज 2024 का। ठीक है, हमने बात कर ली 31 देश हैं इसमें सदस्य, तो इसमें हिस्सा कौन कौन लेगा? 31 देश जो सदस्य हैं उसके साथ साथ स्वीडन। ठीक है, स्वीडन जो है इसमें हिस्सा लेगा। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, वो ये कि नाटो का सदस्य भारत है कि नहीं है। तो नाटो भारत का, नाटो जो है, नाटो का सदस्य भारत नहीं है, इंडिया नाटो का सदस्य नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एकमात्र भारतीय खिलाड़ी शीतकालीन युवा ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाले कौन हैं? तो शीतकालीन यूथ ओलंपिक गेम्स 2024 में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है जिन्होंने इसमें भाग लिया है? तो उनका नाम हो जाएगा साहिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। साहिल एकमात्र ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने इसमें भाग लिया है, तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब अच्छा, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात ये बनती है कि साहिल जो हैं ये कौन सा गेम खेलते हैं? तो साहिल जो हैं अल्पाइन स्पाइकर नाम का एक गेम है, उससे ये संबंधित हैं। ठीक है, तो साहिल का नाम भी याद रखेंगे और अल्पाइन स्पाइकर का नाम भी याद रखेंगे। इसका आयोजन कब से कब तक होगा? इसका आयोजन 19 जनवरी से होने वाला है 1 फरवरी तक। कहाँ पर होगा? साउथ कोरिया में होगा। ठीक है, और इसका एक मोटिव भी रखा गया है, तो मोटिव हो जाएगा ग्रो टुगेदर और शाइन टुगेदर। ठीक है, याद रखेंगे, ग्रो टुगेदर, शाइन टुगेदर। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। साहिल, साहिल किससे संबंधित है? अल्पाइन स्पाइकर से संबंधित है, ये गेम है। और जो विंटर यूथ ओलंपिक्स हो रहे हैं 2024 में साउथ कोरिया में, इसमें एकमात्र भारतीय हैं साहिल जिन्होंने हिस्सा लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में G77 सम्मेलन जनवरी 2024 में कहाँ आयोजित हुआ है? तो G77 का जो सम्मेलन है जनवरी 2024 में आयोजित किया गया है। कहाँ पर आयोजित किया गया है? युगांडा में आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 22 से 24 जनवरी तक इसका आयोजन होना है। ठीक है, कहाँ पर? युगांडा के कंपाला में। तो याद रखिएगा, कंपाला में इसका आयोजन होगा। इसमें कितने सदस्य हैं? तो ये 134 विकासशील देशों का समूह है जो साझा हितों के लिए एक दूसरे की मदद करते हैं। ये G77 की बात कर रहे हैं। स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। याद रखेंगे सारी चीज़ें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में असम ब्रेव हार्ट लाचित बरफुकन, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो पुस्तक है लिखी गई है अरब कुमार दत्ता के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, डॉक्टर मनसुख मांडविया, इन्होंने अभी हाल ही में एक पुस्तक लिखी थी। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं देखूं कि आप लोग याद भी रख रहे हो चीज़ें या फिर नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आदित्य विजय ब्राह्मणे को मरणोपरांत वीरता के लिए मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है, जिसका कि नाम है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024। उनका संबंध किस राज्य से है? ये जो आदित्य विजय ब्राह्मणे हैं, इनका संबंध किस
राज्य से है, तो आदित्य जो है महाराष्ट्र को बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इस पुरस्कार के बारे में जानने का प्रयास करते हैं हम लोग। केंद्र सरकार ने 19 बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। और इसका पुरस्कार का वितरण किसके द्वारा किया गया? ये जो हमारी राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनके द्वारा इसका वितरण किया गया। ठीक है, ये जो 19 बच्चे हैं, इनमें से 9 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। उनमें से एक बच्चे को यह मरणोपरांत दिया गया है, जिसका कि नाम आदित्य ब्राह्मणे है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। अब बात करेंगे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की, तो ये 5 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को दिया जाता है। जो बच्चे कला, संस्कृति, बहादुरी और नवाचार, समाज सेवा तथा खेल के क्षेत्र में उनकी असामान्य उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, उनकी असामान्य उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे 15 से 18 तक के वर्ष के बच्चों के लिए कला, संस्कृति, बहादुरी, ब्रेवरी जिसे हम कहते हैं, नवाचार, समाज सेवा और खेल के क्षेत्र में जो बच्चे असाधारण उपलब्धियां अर्जित करते हैं, उनको दिया जाता है। और बच्चों के लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2018 में। और देता कौन है? तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से आप लोग याद रखोगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 21 जनवरी को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस नहीं मनाता है? तो देखिए, ये जो तीनों राज्य हैं, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ये तीनों 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस जो है मनाते हैं। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है असम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 21 जनवरी को नॉर्थ ईस्ट का जो 7 सिस्टर्स हैं वहाँ पर, ठीक है, उनमें से असम अपना स्थापना दिवस नहीं मनाता है। करेक्ट ऑप्शन असम हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में सऊदी अरब के रियाद में जॉय अवार्ड 2024 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो रियाद में जॉय अवार्ड 2024 का भी वितरण हुआ था, उसमें सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला जो बनी है उनका नाम आलिया भट्ट है। आलिया भट्ट को 2024 के लिए ये अवार्ड दिया गया। तो आलिया भट्ट का नाम आप लोग याद रखोगे। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। हाल ही में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो देखिए, WHO ने जिस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है उसका नाम हो जाएगा केप वर्डे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, केप वर्डे को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। और भारत अभी मलेरिया मुक्त नहीं है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखोगे। तो भारत ने मलेरिया मुक्त होने का जो टारगेट रखा है वो कब रखा है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने कितने वर्षों से कम आयु के विद्यार्थियों को कोचिंग केंद्र में प्रवेश लेने पर रोक लगा दी है? तो देखिए, अभी एक केंद्र ने अधिसूचना जारी की जिसमें शिक्षा मंत्रालय ने ये कहा कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कोचिंग में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है 16 वर्ष, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिए, क्योंकि इस समय ये बहुत चर्चा में है। और ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल लास्ट में डाला है और इसको बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है। देखिए, अयोध्या में जो राम मंदिर अभी जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ठीक है, अयोध्या में मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कब हुई? तो ये सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब चूंकि केवल हमें ये डेट नहीं याद रखनी है, हमें अपने काम की और भी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे आगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से ये राम मंदिर हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। हम अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें। ऐसे तो बहुत अभी राम मंदिर चर्चा में है, उसके बारे में लोग 20 बातें बता रहे हैं, लेकिन सारी बातें हमारे काम की नहीं है, इसलिए हम सारा टाइम वहाँ पे नहीं वेस्ट करेंगे। हम अपना टाइम उधर इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पर हमें क्वेश्चन मिलने की संभावना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं मंदिर का शिलान्यास ये कब किया गया था? तो मंदिर का शिलान्यास जो है 5 अगस्त 2020 को किया गया था, 2020 को। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैंने ज़्यादातर वो इसमें डाली हैं, तो आप लोग मेरे साथ उनको अच्छे से समझते चलिएगा। बाद में आप लोग वीडियो को बैक करके क्या कर सकते हो, इन चीज़ों का रिवीजन कर सकते हो। आई होप ये चीज़ें जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट बनती हैं। ठीक है, मंदिर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? मंदिर की ऊंचाई जो है आपकी 161 फीट हो जाएगी और इसमें कुल खंभे हो जाएंगे 392 और 44 दरवाजे हो जाएंगे। निर्माण
के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो मकराना का संगमरमर यूज हुआ है, गुलाबी बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट पत्थर और रंगीन संगमरमर का उपयोग भी इसमें किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निर्माण में कभी भी कहीं भी लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है। अब जो हमारे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आती है मंदिर की शैली। जो स्थापत्य की शैली है वो कौन सी शैली है? तो मंदिर की जो स्थापत्य शैली है वो है नागर शैली। ठीक है, नागर शैली का उपयोग किया गया है इस मंदिर को बनाने में। ठीक है, चलिए अभी इसके बारे में आगे बात करेंगे। नागर शैली ये रही, नागर शैली का उपयोग किया गया है और इसमें 5 मंडप हैं। ठीक है, हर शैली में मंडप होते हैं। वैसे देखिए, अगर हम कला और संस्कृति की बात करेंगे तो जो स्थापत्य की शैलियाँ हैं वो 3 प्रकार की शैलियाँ होती हैं। ठीक है, देखिए पहली तो आपकी हो जाती है नागर शैली। नागर शैली हमारे उत्तर भारत में चलती है। ठीक है, दूसरी हो जाती है द्राविड़ शैली। द्राविड़ शैली जो कि दक्षिण भारत में चलती है, जिसमें कि मीनाक्षी मंदिर, मदुरै मंदिर द्राविड़ शैली में बने हुए हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसको। और एक शैली और है जिसे हम कहते हैं बेसर शैली। ठीक है, बेसर शैली जो है ये उड़ीसा की तरफ चलती है, कलिंग उड़ीसा की तरफ। ये इसमें क्या होता है, बेसर शैली में ये नागर शैली और द्राविड़ शैली का मिला जुला रूप होता है। ठीक है, तो राम मंदिर जो अयोध्या में अभी जिसका उद्घाटन हुआ है, किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है, तो कौन सी शैली में बनाया गया है? ये नागर शैली में बनाया गया है। इसमें मंडप कितने बनाए गए हैं? 5 मंडप हैं। ठीक है, कुल बजट कितना है? 1800 करोड़ हो जाएगा। रामलला की जो मूर्ति है जो कि शालिग्राम शिला से बनी हुई है, उसके मूर्तिकार कौन है? इनका नाम इंपॉर्टेंट है, अरुण योगी राज है। नाम याद रखिएगा, अरुण योगी राज। और मंदिर के जो वास्तुकार हैं, आर्किटेक्ट हैं, वो कौन है? ये हो जाएंगे आपके चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है, मंदिर के वास्तुकार यहाँ पे ये नई मूर्ति के मूर्तिकार हैं। ये जो वास्तुकार हैं मंदिर के, ये इनका नाम हो जाएगा चंद्रकांत सोमपुरा। तो याद रखिएगा, चंद्रकांत सोमपुरा का नाम, ये कौन है? मंदिर के आर्किटेक्ट हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। मंदिर की वास्तुकला नागर शैली है। अब नागर शैली का थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देखते हैं। इससे पहली बार उत्तर भारत में 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त काल के दौरान विकसित किया गया था। यह शैली उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी भारत में बंगाल के क्षेत्र को छोड़कर, ठीक है, में लोकप्रिय है, खासकर मालवा, राजपुताना एवं कलिंग के आसपास के क्षेत्रों में। कलिंग के आसपास के क्षेत्रों में जो है बेसर शैली भी मिलती है। ठीक है, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। यह एक साधारण पत्थर के मंच पर बनाया गया है। अब हम मंदिर की बात कर रहे हैं, जिसमें मंदिर तक जाने के लिए सीढ़ियां हैं। जो नागर शैली में मंदिर बनाए जाते हैं, नागर शैली क्या होती है? मंदिर ऐसे एक ऊंचा सा एक चबूतरा होता है, चबूतरे के ऊपर ये सीढ़ियां होती हैं जाने के लिए। यहाँ पर बाउंड्री का अभाव होता है और बीच में यहाँ पर मंदिर होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। तो जो हमारा राम मंदिर है वो भी कुछ इसी तरीके से है। इसकी विशेषताएं देखते हैं। अब हम नागर शैली की विशेषताएं बता रहे हैं, तो इसकी विशेषताओं में शामिल है शिखर। शिखर है, ठीक है, जो शिखर है गर्भगृह के हमेशा उच्चतम शिखर के ठीक नीचे होता है। जो गर्भगृह है उच्चतम शिखर के ठीक नीचे होता है। शिखर पर एक कलश जिसे आमलक कहते, कलश भी स्थापित किया जाता है। 4 दीवारी या प्रवेश द्वार का अभाव होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो शैली है वे उड़ीसा शैली, चंदेल शैली एवं सोलंकी शैली से शैली है। नागर शैली है, नागर शैली को उड़ीसा शैली, चंदेल शैली एवं सोलंकी शैली नागर शैली को कहते हैं। ठीक है, मेन बात ये है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत के रत्न के लिए किसको नामांकित किया गया है? तो देखिए, कर्पूरी ठाकुर जो हैं ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनको भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न के लिए नामांकित किया गया है। 2024 में इनको ये मरणोपरांत दिया जाएगा। ठीक है, अब हम कर्पूरी ठाकुर और भारत रत्न के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ठीक है, ये अभी केंद्र सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की है। उन्हें यह पुरस्कार मरणोपरांत मिलेगा। कर्पूरी ठाकुर को जननायक भी कहा जाता है। आखिरी बार ये पुरस्कार कब दिया गया था? तो आखिरी बार 2019 में ये पुरस्कार दिया गया था। कितने लोगों को दिया गया था? 3 लोगों को दिया गया था, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को। ठीक है, पहली बार कब मिला था? तो पहली बार 1954 में मिला था 3 लोगों को, जिनका की नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सीवी रमन को कब मिला था? 1954 में मिला था। अच्छा, भारत रत्न का पुरस्कार जो है किसके द्वारा दिया जाता है? तो हम याद रखेंगे कि भारत रत्न का जो पुरस्कार है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। तो इस बार द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया जाएगा।
और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है, तो 3 लोगों को एक बार में दिया जा सकता है, ठीक है। पहली ऐसी महिला कौन थी जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनको दिया गया था 1971 में। और कितने विदेशी नागरिकों को दिया जा चुका है ये पुरस्कार, तो अब तक 2 विदेशी नागरिकों को दिया जा चुका है, खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आप लोग सब याद रखोगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर अब हम। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का आयोजन किया है, तो संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम खंजर है, किस देश के साथ आयोजित हुआ है, किर्गिस्तान के साथ हुआ है, ठीक है। किर्गिस्तान के साथ हम लोग खंजर सैन्य अभ्यास का जो है प्रैक्टिस करते हैं। ये इस बार कौन सा एडिशन था 2024 में, तो ये 11वां संस्करण था, याद रखेंगे। कहाँ पर आयोजित हुआ, तो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित हुआ ये, और 22 जनवरी से 3 फरवरी तक ये चलेगा, ठीक है। याद रखिएगा इन सारी चीज़ों को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया है, तो देखिए पराक्रम दिवस जो है 23 जनवरी को मनाया गया है, याद रखिएगा इसको। पराक्रम दिवस मनाते क्यों हैं, इस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है, इसीलिए हम हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। 23 जनवरी 1897 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था, कटक उड़ीसा में हुआ था। इस बार उनकी कौन सी जयंती थी, 127वीं जयंती थी, ठीक है। इन्होंने जय हिंद, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो, ये सारे नारे किसने दिए थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। एक ट्रेन है जिसका नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया था, कौन सी ट्रेन है वो, हावड़ा कालका मेल, इसका नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें हम याद रखेंगे और बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं, तो एशियाई मैराथन 2024 जिसका कि आयोजन कहाँ पर हुआ था, हांगकांग में हुआ था, और इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बने हैं मान सिंह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन हांगकांग में हुआ, और इस मैराथन में उन्होंने 2 घंटे 14 मिनट और 19 सेकेंड में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ ये पदक जीता है, और ये पदक स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बने। अब हमारे पास क्वेश्चन ये बनता है कि पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता था, तो 2017 में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष गोपी थोनाकल थे, तो इनका नाम याद रखिएगा। गोपी थोनाकल ने 2017 में पहली बार एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए किसको चुना गया है, तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है इसके लिए चुना गया है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को। ये जो है पुरस्कार संस्था और व्यक्तिगत 2 कैटेगरीज में दिया जाता है, तो इस बार संस्था को दिया गया है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं कुछ इस पुरस्कार के बारे में कि ये दिया क्यों जाता है, ठीक है। तो देखिए, आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2024 के लिए चुना गया है। भारत सरकार जो है आपदा के क्षेत्र में भारत में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा प्रदान किए गए अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को पहचानने के लिए और सम्मानित करने के लिए ये पुरस्कार जिसका कि नाम है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार देती है। इस पुरस्कार की घोषणा हर साल 23 जनवरी को जब भी पराक्रम दिवस होता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है, उस दिन इसकी घोषणा की जाती है, ठीक है। देखिए याद रखिएगा, अगर कोई संस्था ये पुरस्कार जीतती है तो उसको 51 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष को दिया जाता है तो 5 लाख रुपए का पुरस्कार धनराशि दी जाती है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे जो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल है वो क्या है, तो भारतीय सशस्त्र बलों की वायु चिकित्सा इकाई जिसका कि नाम है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, 1942 में हुई थी, और ये भारतीय सशस्त्र बलों का एकमात्र वायु चिकित्सा प्रतिष्ठान है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। 16 जनवरी 2024 में भारत ने किस देश के साथ साइक्लोन युद्धाभ्यास का आयोजन किया है, तो यह क्वेश्चन जो है 2024 में साइक्लोन का युद्धाभ्यास का आयोजन किस देश के साथ किया गया, इजिप्ट के साथ किया गया, जिसे कि हम मिस्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। साइक्लोन युद्धाभ्यास किस किस के बीच हुआ, भारत और मिस्र के बीच हुआ। 2024 में कौन सा था, ये दूसरा एडिशन था। 2023 में पहला एडिशन आयोजित किया गया था। कब से कब तक होगा, तो 22 जनवरी से 1 फरवरी तक हो 2024 तक होगा। कहाँ पर होगा, ये मिस्र के अनहास में होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में आईसीसी वर्ष 2023 के लिए महिला
T20 इंटरनेशनल टीम की घोषणा की गई है, इसमें किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो अभी आईसीसी ने वर्ष 2023 के लिए T20 इंटरनेशनल टीम की जो घोषणा की है, उसमें जिस भारतीय महिला को शामिल किया है उनका नाम हो जाएगा दीप्ति शर्मा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और याद दिलाती हूँ कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? तो इनका नाम डायना एडुल्जी है, इनका नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 18 फरवरी 2024 में डेजर्ट फेस्टिवल, जिसे कि मरु महोत्सव भी कहते हैं, ये कहाँ पर आयोजित होने वाला है? तो फरवरी 2024 में मरु महोत्सव आयोजित होगा जैसलमेर में, ठीक है। राजस्थान में होता है, राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित होगा। जैसलमेर सिटी है, इसे गोल्डन सिटी भी कहा जाता है, राजस्थान की गोल्डन सिटी, ठीक है, क्योंकि जो रेत होती है, रेत सनसेट के टाइम बिल्कुल गोल्डन दिखती है, इसीलिए गोल्डन सिटी इसका नाम पड़ा है। अच्छा, इस बार की थीम क्या है मरु महोत्सव की? मरु महोत्सव की थीम है बैक टू डेजर्ट, याद रखिएगा थीम को भी। चलिए अब हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो अभी हाल फिलहाल में आयोजित हुए थे उनका एक बार क्विक रिवीजन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बंगस वैली महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। सरस मेला और पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल, लेवेंडर फेस्टिवल, ये सब कहाँ पर आयोजित हुए? ये सब आयोजित हुए आपके जम्मू कश्मीर में। नवरोज फेस्टिवल का संबंध किससे है? पारसी समुदाय से है। मक्खन महोत्सव उत्तराखंड में होता है। नुआखाई उड़ीसा में होता है। बोनालू महोत्सव ये तेलंगाना में होता है। ये भी तेलंगाना में होगा, जिसे कि हम लोग कहते हैं फूलों का त्यौहार। चचिन चराई महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में होता है। पक्के पग हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर होता है? पक्के पग हमने पढ़ा है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। चचिन चराई भी अरुणाचल में होता है। और अरुणाचल का जो राज्य पक्षी है वो कौन है? हॉर्नबिल है, ठीक है। चलिए, कैर पूजा महोत्सव कहाँ पर होता है? कैर पूजा महोत्सव त्रिपुरा में होता है। बिहू असम में होता है। भारत का पहला प्रकाश स्तंभ महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? ये गोवा में बनाया गया, लूसाफोन जगह है वहाँ पर। एंथूरियम महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो एंथूरियम महोत्सव जो है मिजोरम में मनाया जाता है। बन्नी उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? आंध्र प्रदेश में किया जाता है। तो ये तो सारे हमारे हो गए उत्सव महोत्सव जो कि अभी चर्चा में थे करंट अफेयर्स में। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 में महिला एकल का खिताब जिन्होंने जीता है उनका नाम हो जाएगा ताई त्यूजिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ताई त्यूजिंग जो है, इन्होंने महिला एकल का खिताब जीता है, नाम याद रखिएगा ताई त्यूजिंग, ठीक है। अब इनके बारे में हम लोग कुछ देखते हैं आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024, जिसका कि एक दूसरा नाम भी है योनेक्स सनराइज, ठीक है। इसका आयोजन कब से कब तक किया गया? 16 से 21 जनवरी तक इसका आयोजन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली के केडी जादव इंडोर स्टेडियम में हुआ था, याद रखिएगा, न्यू दिल्ली के केडी जादव इंडोर स्टेडियम में। और महिला एकिंग किसने जीता है? महिला एकल किसने जीता है? ताई त्यूजिंग ने जीता है। ये ताइपे की रहने वाली हैं, ठीक है, ताइपे को बिलोंग करती हैं। पुरुष एकल अगर आपसे पूछा जाए तो ये किसने जीता है? तो ये शी यू के ने जीता है। और पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? कांग मिन युक और सियो सेउंग जे ने जीता है। ये दक्षिण कोरिया को बिलोंग करते हैं, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पर दूसरे स्थान पर कौन रहा? दूसरे स्थान पर रंकी रेड्डी और जो चिराग शेट्टी हैं, ये तीसरे नंबर की कोरियाई जोड़ी से 1 घंटे 5 मिनट में जो मैच हुआ था उससे हार गए थे। अभी रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को जो है, इन्होंने टेनिस में अभूतपूर्व योगदान के लिए इनको अर्जुन पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में किसे गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के 2 लोग हैं, रितु कारीधल और नवीन तिवारी, इन दोनों लोगों को गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी बोथ ऑफ अबव हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, अब ये जो रितु कारीधल और नवीन तिवारी हैं, इनके बारे में कुछ जानकारी हम लोग देखते हैं। जो डॉक्टर रितु कारीधल, ये भारत का जो मार्स ऑर्बिटल मिशन था, मंगलयान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। वह इस मिशन की डिप्टी ऑपरेशंस डायरेक्टर भी हैं और इन्होंने मंगलयान इसरो की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक था, ठीक है। इनके जो योगदान रहे मंगलयान में, उसके लिए ही इनको ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नवीन तिवारी के बारे में। तो नवीन तिवारी ने 2 यूनिकॉर्न बनाए हैं। भारत को अपना पहला यूनिकॉर्न इन्होंने इन मोबी दिया है और दूसरा
दुनिया का सबसे बड़ा स्वतंत्र मोबाइल विज्ञापन तकनीक मंच स्थापित किया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दोनों लोगों के बारे में हम याद रखेंगे, नवीन तिवारी और डॉक्टर रितु। ठीक है, डॉक्टर रितु जो है ये कानपुर से बिलोंग करती हैं, ये बात भी जान लीजिए। तो इस तरीके से ये था हमारा 23 और 24 जनवरी का करंट अफेयर। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। पढ़ते रहिए, गोल ओरिएंटेड रहिए, अपने गोल पर फोकस करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।